हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, साथ ही जिससे सॉल्ट और फेरोसिन के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, बॉन्डिंग भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे सॉल्ट एंड फेरोसिन वाले। ठीक है, तो प्लीज गाइस कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, आपको इजीली ये टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन जिससे सॉल्ट एंड फेरोसिन। ओके, तो देखिए नाम में ही इसकी जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। क्या लिखा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा एंड मेटल भी होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल दोनों होंगे तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक groups are directly bonded to metal atom are called organometallic compounds। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो देख लीजिए लिखा है कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम, है ना। ऑर्गेनिक ग्रुप होगा वो डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा किसके साथ में? मेटल एटम के साथ में, है ना। ऑर्गेनिक ग्रुप का जो कार्बन एटम रहेगा, है ना, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? मेटल एटम के साथ में, तो उसे ही हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? जिससे सॉल्ट या जाइसे सॉल्ट भी कहते हैं इसको, है ना। कहीं कहीं जाइसे सॉल्ट बोला जाएगा, कहीं जिससे सॉल्ट बोला जाएगा, तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिससे सॉल्ट, फेरोसिन एक्सेट्रा। इसका एक और एग्जाम्पल, ये आपको शायद नहीं पता होगा बट जो 11th में हमने पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो आपको पता होना चाहिए। 11th में हमने एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा होगा, RMgX। इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि अगर CH3 ले लें हम, तो ये CH3 Mg एंड X का मतलब कोई भी हेलोजन, यानी कि I ले लिया हमने, आयोडीन ले लिया। तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो स्ट्रक्चर है अगर ओपन कर दूँ तो कुछ इस तरह से ये बनने वाली है। तो देखिए कार्बन से ये एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, तो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है कोई मेटल। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। आई होप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो जिससे सॉल्ट है एंड फेरोसिन है ये तो हम अभी समझने ही वाले हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एग्जाम्पल आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देख लेते हैं हम कि क्या किस किस फील्ड में इसके एप्लीकेशंस है। लिखा है फर्स्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन और अदर एल्कीन्स। ठीक है, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है वो कहाँ यूज होता है? पॉलीमराइजेशन में। और किसके पॉलीमराइजेशन में? इथाइलिन या फिर कुछ अदर एल्कीन्स जो है उनके पॉलीमराइजेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज कहाँ होता है? पॉलीमराइजेशन में, इथाइलिन और कुछ दूसरे एल्कीन्स के। ठीक है, सेकंड लिखा है इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है C2H5HgCl, इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, C2H5HgCl का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखा है विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ सम एल्कीन्स। कुछ एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी। एप्लीकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब जिससे सॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है? दिस सॉल्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डेनिश फार्मासिस्ट जिससे इन 1830। अगर ईयर आपको याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है ना। ईयर लिखने के कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ईयर आपने गलत लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट दे।
ठीक है, तो यह लिखने के कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि इसको सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था, डेनिश फार्मासिस्ट जिस्सेन है ना। 1830 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तो, याद है तो बिल्कुल आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था, डेनिश फार्मासिस्ट जिस्सेन ने प्रिपेयर किया था। फिर लिखा है इट इज़ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। कैसे होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मैं आपको क्लियर करूंगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लिखा है इट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला KPtCl3 ईटा स्क्वायर। ये क्या है, ईटा स्क्वायर है। ईटा स्क्वायर क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ईटा स्क्वायर C2H4, जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, इसका नाम पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, देखिए के यानी कि पोटेशियम, ट्राइक्लोरो, यहाँ पर दो लिगेंड है, क्लोरो है और इथाइलिन है। ठीक है, तो हम पहले क्लोरो लिखेंगे, है ना, क्योंकि सी से आ रहा, तो ट्राइक्लोरो, 3 के लिए ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे लिखा है द प्लेन ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल एंड C डबल बॉन्ड C एक्सिस आर परपेंडिकुलर, है ना। देखिए जो डायग्राम है वो भी अगर साथ में हम देखेंगे तो ये जो चीज़ है यहाँ से ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सपेक्टेड बॉन्ड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि जो इथाइलिन मॉलिक्यूल और C डबल बॉन्ड C एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए इथाइलिन मॉलिक्यूल ये है ना, और C डबल बॉन्ड C एक्सिस ये परपेंडिकुलर होते हैं। किसके परपेंडिकुलर होते हैं, लिखा है टू द एक्सपेक्टेड बॉन्ड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के एक्सपेक्टेड बॉन्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो डायग्राम इसका कैसे है, देखिए के है तो के पॉजिटिव पार्ट है, कैटायन है तो के पॉजिटिव लिख दिया, और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम है Pt, और ये जो है स्क्वायर प्लेनर रहेगा, याद रखिए ये जो जिससे सोल्ट है ये स्क्वायर प्लेनर रहेगा, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है, ये किसकी ज्योमेट्री है, जिससे सोल्ट की, जिससे सोल्ट की, याद रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिससे सोल्ट की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। देखिए स्क्वायर प्लेनर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है पूरा, ये है सेंट्रल मेटल एटम, इससे 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं, और साथ ही जो इथाइलिन लिगेंड है वो भी यहाँ पर अटैच है। तो देखिए जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है और C डबल बॉन्ड C एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके एक्सपेक्टेड बॉन्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई होप जिससे सोल्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे फेरोसिन की। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट इज अन ऑरेंज येलो कलर्ड कंपाउंड, कीली एंड पाउसन reported it in 1951. It is an organometallic compound with formula Fe-eta5 C5H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ एक बात मैं यहाँ पर भूल गया था, जिससे सोल्ट में ईटा जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ईटा का मतलब मैं आपको कहाँ पर बताऊँ, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। ईटा का मतलब होता है हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी, और हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ईटा का मतलब हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हेप्टिसिटी का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। ठीक है, हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है 2 कार्बन है, तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, eta2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी हेप्टिसिटी जो है 5 है, eta5 है, यानी कि 5 नंबर ऑफ कार्बन अटैच होंगे इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 ये एक रिंग है ना, पेंटाडाइनिल रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है, तो यहाँ पर पेंटा यानी कि 5 कार्बन। ठीक है, तो देखिए eta5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ईटा का मतलब क्या होता है, हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। क्लियर है, हेप्टिसिटी का मतलब, ईटा का मतलब। चलिए, तो यहाँ पर ये जो फेरोसिन होता है ये एक ऑरेंज येलो कलर्ड कंपाउंड होता है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले किसने किया था, कीली एंड पाउसन ने किया था। याद रखिएगा, कीली एंड पाउसन ने फेरोसिन का फॉर्मेशन किया था, और ऑरेंज येलो कलर्ड कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
है ना, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और फॉर्मूला क्या है इसका, Fe-eta5C5H5 का होल ट्वाइस, है ना। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम तो देखिए ये Fe सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पर ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है ये Fe को बीच में कवर करके रखी हुई है ना। और इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सैंडविच के जैसी है। आगे लिखा है देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग्स, है ना। इसमें देखिए 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग्स प्रेजेंट होती है ऑन द अपोजिट साइड्स, है ना, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में है, ऑफ अन आयरन एटम, है ना। आयरन एटम के अपोजिट साइड्स में दोनों साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग प्रेजेंट है, फॉर्मिंग अ सैंडविच स्ट्रक्चर, है ना। और कौन सी स्ट्रक्चर बना रही है, सैंडविच के जैसी स्ट्रक्चर बना रही है ना। इसमें लिखा है द प्लेन्स ऑफ द रिंग्स आर पैरेलल सो दैट ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आयरन एटम। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेन है रिंग के वो पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए जो कार्बन एटम है वो इक्विडिस्टेंट रहते हैं किससे, आयरन एटम से, है ना। मतलब कि सेम डिस्टेंट रहेगी, इक्विडिस्टेंट रहेगी कार्बन एटम की किससे, आयरन से, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है उसके प्लेन्स जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, तो आई होप जो फेरोसिन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। फेरोसिन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Fe-eta5C5H5 का होल ट्वाइस। ऑरेंज येलो कंपाउंड होता है, कीली एंड पाउसन ने इसको सबसे पहले बताया था, फॉर्मेशन किया था, है ना। और यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग प्रेजेंट होती है और Fe सेंट्रल मेटल एटम बीच में प्रेजेंट रहता है। और ये जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है ये Fe के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। Fe के अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्लियरली दिख रही होगी। एक का जो ये मुंह है, माउथ है कह सकते हैं हम, तो ये ऊपर जा रहा है, एक का नीचे जा रहा है ना। समझने के लिए कुछ भी हम याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट साइड्स में होती है आयरन के। और यहाँ पर जो रिंग्स है उसके प्लेन्स जो है वो पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए जो कार्बन एटम है रिंग के, कार्बन एटम रिंग के वो आयरन से इक्विडिस्टेंट रहते हैं, यानी कि एक जैसी सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर जिससे सोल्ट में मैंने इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बता दिया था। फेरोसिन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन। ठीक है, 20 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है ना। तो 20 साइक्लोपेंटा, इसके नाम में ही पेंटा है, टेट्रा, जिसके नाम में पेंटा हो, टेट्रा हो, ट्राई हो, है ना। तो वहाँ पर हम मतलब इसका जो प्रीफिक्स है वो लगाते हैं। 2 के लिए 20 लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस लगाते हैं। ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में आई होप पता होगा। ठीक है, तो 2 के लिए हमने 20 लगाया, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, 20 साइक्लो, है ना, ब्रैकेट में है इसलिए ब्रैकेट हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, साइक्लो पेंटा डाइनिल आयरन। ठीक है, तो आई होप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जिससे सोल्ट एंड फेरोसिन, सब कुछ आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।